शिखर डेजी के घर में रिवॉल्वर पाकर आग बबूला हो गया था। शिखर के मुताबिक डेजी ने शिखर को अंधेरे में रखा और उसका सिर्फ इस्तेमाल किया। वो डेजी से न सिर्फ बेइंतहा नाराज था बल्कि खुद को एक कड़ी दुविधा में भी देख रहा था कि कहीं उसने गलत लड़की पर भरोसा करके गलती तो नहीं की। इतना सोचकर शिखर वहां से मार्शल आर्ट क्लब पहुंचा। वहीं डेजी अमरीश का जरूरी पार्सल डिलीवर करके वापस पहुंच गई है। शिखर मार्शल आर्ट क्लब पहुंचता है, लेकिन आज उसके चेहरे में वो चमक नहीं थी जो हमेशा उसके चेहरे पर होती थी। क्लब में एंट्री करते ही उसको सामने खड़ी डेजी नजर आती है, जो हमेशा की तरह खूबसूरत और मासूम दिख रही थी। डेजी को देखकर शिखर मन ही मन जहां संतुष्ट था, वहीं डेजी के लिए शिखर के मन में गुस्सा भी भरा हुआ था। क्लब के दूसरे मेंबर्स से बात करते हुए डेजी की नजर अंदर आते शिखर पर पड़ती है। उसे अंदर आता देख डेजी का चेहरा खिल उठता है। वो शिखर के पास आती है। पास आते ही वो शिखर को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन शिखर उसे रोक देता है और बाद में बात करने के लिए कहकर आगे बढ़ जाता है। डेजी वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। डेजी के चेहरे की मुस्कुराहट मायूसी में बदल जाती है। डेजी नहीं समझ पाती कि आखिर शिखर ने ऐसा क्यों किया था, लेकिन शिखर के इस बर्ताव के लिए पहले से ही तैयार होकर आई डेजी खुद को संभालती है। शायद मैंने सही अनुमान लगाया था। मेरा बिना बताए गायब हो जाना और फोन न उठाना शिखर को अच्छा नहीं लगा होगा, डेजी मन ही मन सोचती है। चेहरा उठाकर वो ऊपर की तरफ देखती है। वहां आसपास मौजूद सभी लोग उसी को देख रहे थे। डेजी थोड़ा असहज महसूस करती है, फिर अपने चेहरे पर एक झूठी और जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर और सभी के साथ मिलकर प्रैक्टिस को ज्वाइन करती है। डेजी बात करके सब कुछ ठीक करना चाहती है, लेकिन शिखर है कि उससे बात करने को राजी ही नहीं। आज पूरी प्रैक्टिस के दौरान डेजी का ध्यान शिखर पर ही रहता है, लेकिन शिखर है कि एक नजर उसकी तरफ उठाकर नहीं देखता। आज ब्रेक में भी शिखर उसे ऐसे इग्नोर करता रहा जैसे डेजी और उसके बीच कभी कुछ था ही नहीं। उधर शिखर की हालत भी डेजी से कुछ अलग नहीं थी। इतना पास होकर भी उसे इग्नोर करना उसके लिए आसान नहीं था। उसने खुद को जैसे तैसे डेजी की ओर देखने के लिए रोका हुआ था, लेकिन मौका पाकर एक नजर भर देख ही लेता। जब जब उसे देखता, उसे बीता हुआ दिन याद आता और गुस्सा बढ़ता जाता। ब्रेक में भी दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पाते। एक बार डेजी पास जाने की कोशिश करती, लेकिन शिखर का सामना करने से वो भी अंदर ही अंदर डर रही थी। उसे डर ये भी था कि कहीं शिखर उसे वो ना कह दे जो वो सुनना नहीं चाहती है। शिखर की आंखों में दहकता गुस्सा डेजी ने भांप लिया था। ये सब सोच सोच कर डेजी का दिल बैठा जा रहा था। प्रैक्टिस खत्म होते ही शिखर बिना डेजी से बात किए वहां से निकलने लगता है। उसे जाता देख इतने में डेजी पीछे से भागते हुए आती है और शिखर को रोकती है। मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? शिखर के रुकते ही हांफते हुए डेजी ने पूछा। शिखर उसके सवाल का जवाब ठीक से नहीं देता। सुन रहा हूं मैं, बोलो क्या बात करनी है? अपनी बाजू को आपस में मोड़कर दोनों पांव पर वजन देते हुए खड़ा शिखर बोलता है। डेजी नम आंखें लिए मासूमियत के साथ पूछती है कि आखिर उसकी गलती क्या है जो वो ऐसा बिहेव कर रहा है। शिखर उसका हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाता है ताकि वो अकेले में उससे बात कर सके। डेजी और शिखर एक कोने में खड़े हैं। शिखर उससे पूछता है कि वो उससे क्या कहना चाहती है, और कहने सुनने को बचा ही क्या था। शिखर, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे इस तरह इग्नोर करने की कोई तो वजह होगी। तुम्हारा इस तरह मुझे इग्नोर करना मेरी समझ से बाहर है। डेजी भरे हुए गले के साथ शिखर से पूछती है। शिखर भी दांत भींचते हुए उसके क्लब में ना आने का कारण पूछता है। उसे नहीं आना था तो वो उसे मैसेज या कॉल करके इन्फॉर्म कर सकती थी, और उसका फोन भी क्यों बंद था? डेजी पहले तो शिखर की तरफ हैरानी के साथ देखती है, जिसके बाद हकलाते हुए जवाब देती है कि उसका फोन पानी में गिरकर खराब हो गया था, जिसे वो ठीक कराने के लिए गई हुई थी। फोन खराब होने के कारण वो उसे इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई कि वो क्लब नहीं आ रही है। डेजी जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन झूठ बोलने के अलावा उसके पास कोई चारा बाकी भी नहीं रहता। मन ही मन डेजी खुद को कोस रही थी।
शिखर इस जवाब के बाद भी संतुष्ट नहीं होता और दूसरा सवाल डेजी पर दागते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा फोन खराब हो गया था, मान लेते हैं। ये बताओ तुम्हारे पास रिवॉल्वर क्या कर रही है? तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो? सच सच बताओ, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? शिखर एक सीआईडी एजेंट की तरह सवाल पूछता है। शिखर के इस सवाल को सुनकर डेजी चौंक जाती है। वो हैरान हो जाती है कि शिखर को रिवॉल्वर के बारे में कैसे पता लगा। उसे लगा कि उसका भांडा फूट चुका है। डेजी कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। शिखर के इस सवाल पर डेजी जबरदस्ती चेहरे पर हंसी लाते हुए बताती है कि वो रिवॉल्वर तो उसकी सिक्योरिटी के लिए है और उसे जान का खतरा बना रहता है। वो उसे याद दिलाती है कि जब रेस्टोरेंट में कुछ गुंडों के साथ उनकी झड़प हो गई थी, तब से और जब से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू की है, दुश्मनों की संख्या और भी बढ़ गई है। ऐसे में उसे अपनी सेफ्टी के लिए ये लाइसेंस्ड रिवॉल्वर रखी है ताकि जरूरत आने पर वो अपनी रक्षा खुद कर सके। और खुद की रक्षा के लिए गन रखना गलत नहीं है। डेजी के सफाई देने के बाद शिखर अब असमंजस में पड़ जाता है। उसे खुद की हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं सोची। बेमतलब से बिना डेजी का पक्ष सुने उस पर डाउट करने लगा था। डेजी के जवाब देने के बाद शिखर कुछ देर के लिए शांत रहता है, फिर एक लंबी सांस लेते हुए जाने अनजाने में की गई गलती के लिए उससे माफी मांगता है। शिखर का मूड दोबारा अच्छा होता देख डेजी खुश हो जाती है और आज रात का डिनर साथ में करने के लिए कहती है। शिखर एक स्माइल के साथ उसकी इनवाइट पर हामी भरता है। शिखर उसे उसके घर ड्रॉप करने के लिए पूछता है, लेकिन डेजी स्कूटी की तरफ इशारा करते हुए एक स्माइल करते हुए कहती है, फिर कभी। दोनों के बीच सब पहले जैसा हो जाता है। शिखर और डेजी क्लब से हंसते हुए बाहर निकलते हैं तो सामने उसे रवि और बबीता खड़े दिखाई देते हैं, जो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो उन्हें देखकर इग्नोर करता है और डेजी को सी ऑफ करके आगे बढ़ता है। वो जैसे ही उनके पास से निकलकर जाने लगता है, तभी एक लड़का जो ज्यादातर मार्शल आर्ट्स क्लब के रिसेप्शन पर होता था, वो लड़का शिखर के पास आकर कहता है कि ये दो लोग उससे मिलने के लिए बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे। शिखर समझ नहीं पाता कि आखिर उससे कौन मिलने आया होगा। शिखर लड़के से पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं, इस पर लड़का उसे बताता है कि दोनों रिसेप्शन पर उसका इंतजार कर रहे थे। शिखर रिसेप्शन के गेट के पास दाखिल होता है। सामने रवि और बबीता होते हैं। शिखर उन दोनों को क्लब में पाकर चौंक जाता है। शिखर को देख बबीता और रवि खड़े हो जाते हैं। कहां थे तुम शिखर? हम तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। रवि शिखर की ओर बढ़ते हुए कहता है। शिखर रिसेप्शन पर बैठे लड़के से कहता है कि वो इन दोनों को नहीं जानता और इनकी शक्ल भी पहली बार देख रहा है। शिखर की बात सुनकर रवि और बबीता दोनों एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगते हैं। आखिर शिखर ऐसा क्यों कर रहा था? ऐसा भी क्या हो गया था कि शिखर अब उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रहा था? रवि के मन में यह सवाल तूफान की तरह दौड़ रहा था। इतने में बबीता और रवि उसके पास आते हैं और उससे जरूरी बात करने के लिए 2 मिनट का वक्त मांगते हैं। शिखर उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से जाने लगता है कि बबीता बोल पड़ती है। हम शुभचिंतक के कहने पर यहां आए हैं। वो तुमको लेकर काफी फिक्रमंद हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत जरूरी मैसेज दिया है। क्या हम ऑफिस में चलकर बात कर सकते हैं? शिखर को रोकते हुए बबीता कहती है। लेकिन शिखर उन्हें बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर दांत भींचते हुए दबी हुई आवाज में समझाते हुए कहता है, मुझे यहां कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना। मुझसे बार बार मिलने की कोशिश मत किया करो। ये मेरे साथ साथ तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अब भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और दोबारा यहां मत आना। शिखर रवि और बबीता के सामने हाथ जोड़ते हुए ये बात कहता है और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। रवि और बबीता वहां खड़े रह जाते हैं। शिखर का ये रूप देखकर अचंभित वो समझ नहीं पाते कि आखिर शिखर उनके साथ ऐसा रवैया क्यों अपना रहा है। उन्हें डर लगने लग जाता है कि शिखर कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा है। रवि और बबीता दोनों के लिए अब शिखर को समझना मुश्किल होता जा रहा था। शिखर कार ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान रवि और बबीता की बात पर है। उनका चेहरा लगातार उसकी आंखों के सामने घूम रहा है। उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा है, लेकिन उसके पास ये करने के अलावा
कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। तो वहीं दूसरी ओर उसे डेजी के साथ किए बिहेव पर भी खुद को गुस्सा आ रहा था। उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। उसने डेजी पर शक किया, उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जिससे उसे हर्ट हुआ। उसने उसे एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। इन सभी बातों को सोच सोच कर खुद ही में शर्मिंदा हो रहा था। हालांकि शिखर के मन से पूरी तरह यह बात अभी तक नहीं निकली थी कि शिखर को डेजी की बताई सभी बातों में कुछ खटक सा रहा था। शिखर के लिए सब कुछ उलझता जा रहा था। शिखर के दिमाग पर कहीं एक कोने पर अमरीश है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में उसे अपने हर दुख सुख के साथी एकमात्र सहारे दिनेश की याद आती है। शिखर अपनी कार साइड में रोकता है और दिनेश को कॉल लगाता है। दिनेश इतने वक्त बाद उसकी कॉल देखकर खुश हो जाता है, लेकिन कॉल उठाते ही शिखर की आवाज से वो समझ गया था कि शिखर की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है। शिखर दिनेश को बताता है कि वो अब आखिरी पड़ाव पर है। उसने शीना, बबीता और रवि से दूरी बनाई हुई है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमरीश को पता लगे कि वो उनका करीबी है। ऐसे में उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब शिखर अपना आखिरी दांव खेलने के लिए दिनेश की मदद चाहता है। दिनेश भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जिस पर शिखर कहता है कि अब वो जो करने जा रहा है उससे सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो बताता है कि सच को जानने के लिए उसे अमरीश के घर में घुसना होगा। शिखर की यह बात सुनकर दिनेश को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है तुम जानते भी हो। ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। चौंका देने वाले स्वर में दिनेश बोलता है। दिनेश ने हमेशा शिखर का साथ दिया है। कोई भी काम हो, दिनेश ने कभी शिखर को निराश नहीं किया था। पर दिनेश जानता था कि अमरीश के घर में घुसना पानी में उतरकर मगरमच्छ से बैर करने वाली बात होगी, जिसका परिणाम सिर्फ मौत था। दिनेश शिखर को एक बार फिर से इस बात पर विचार करने के लिए कहता है। शिखर एक बार फिर दोहराता है कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो सिर्फ दिनेश का साथ चाहता है। कुछ देर सोचने के बाद दिनेश शिखर की मदद के लिए तैयार हो जाता है। शिखर उसे बताता है कि ये बात वो फोन पर नहीं कर सकता। दिनेश को यहां आना होगा। शिखर के बर्ताव से निराश होकर अब क्या कदम उठाएंगे रवि और बबीता? आखिर अमरीश के बंगले में घुसकर क्या करना चाहता है शिखर? क्या शिखर ने सच में डेजी पर भरोसा कर लिया था? जानने के लिए सुनते रहिए